दोस्तों नमस्कार। आइए हम देखते हैं या आज है 11 अप्रैल 2020। आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आईआईटी बीएचयू के नव प्रवर्तन केंद्र ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस को विकसित किया है। तो हम समझते हैं कि फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस है क्या। तो इसे आईआईटी बीएचयू के मालवीय उद्यमी संवर्धन एवं नव प्रवर्तन केंद्र के इनक्यूबेंट श्री जीतू शुक्ल के द्वारा विकसित किया गया है। इसका उपयोग घर, कार्यालय या अन्यत्र किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। इसके माध्यम से पूरा शरीर मात्र 15 सेकंड में सैनिटाइज्ड हो जाता है, जिससे सुरक्षा कर्मियों जैसे नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए या अन्य व्यक्ति जो किसी सरकारी ऑफिसेज या कार्यालय या आम जन जो कहीं बाहर जाते हैं तो अपने घरों में प्रवेश करने के पहले इस डिवाइस के माध्यम से मात्र 15 सेकंड में अपने आप को सैनिटाइज कर सकते हैं और कोरोना वायरस से बचाव किया जा सकता है। अगला देखते हैं पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। पीजियो इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो दाब में उत्पन्न होने वाली बिजली या इलेक्ट्रिसिटी को ही पीजियो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसका अनुप्रयोग लाइट, प्रेशर गेज, सेंसर आदि में होता है, जिससे हमारा दिनचर्या या डेली लाइफ अत्यंत आसान हो गया है। शुरुआती तौर पे इसे 2 आयामी या 2 डायमेंशन सामग्रियों में किया गया था और इसका पहली बार ये परिकल्पना की गई थी 2012 में, किंतु इसका वास्तविक प्रयोग 2014 में मोनोलेयर के रूप में किया गया। मोनोलेयर का मतलब हुआ कि इकहरी या एक परत वाली वस्तुओं के रूप में लिया जाता है। आगे देख लेते हैं एपिडेमिक डिसीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। तो एपिडेमिक डिसीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 लाया क्यों गया। तो अभी कोविड-19 का प्रचंड प्रभाव व्याप्त है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसे एपिडेमिक डिसीजेज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 को लाया गया है। इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा। तो पहला प्रावधान किया गया, मुख्य प्रावधान की बात करते हैं तो जो भी कोई व्यक्ति जो एपिडेमिक डिसीजेज के अंतर्गत जो भी रूल रेगुलेशन व ऑर्डर दिए जाते हैं, अगर उसकी अवहेलना करता है तो उसे 2 साल की सज़ा व साथ ही 10,000 रुपये जुर्माना या इन दोनों यानी 2 साल की सज़ा और साथ 10,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इस अपराध को संज्ञेय व जमानती माना गया है। अगर कोई व्यक्ति, अगला प्रोविज़न है, अगर कोई व्यक्ति एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट जो ब्रिटिश काल में 1897 में आया था का एक सेक्शन है सेक्शन 3, अगर सेक्शन 3 की अवहेलना करता है या सेक्शन 3 में जो लिखी गई बातें हैं उनके विनियमन व आदेश को नहीं मानता है तो उसे इसी एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1997 के सेक्शन 3 के अधीन आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अब ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि उड़ीसा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विनियमन को फ्रेम किया है, जिसमें मुख्य प्रावधान 2 किए गए हैं। पहला, मास्क न पहनना एक प्रकार का अपराध है। दूसरा, पहली बार अगर कोई मास्क नहीं पहनता, पहले 3 चांस उसे यानी 3 बार उसे 3 बार नहीं पहनता है तो उसे 200 रुपये क्या किए जाएंगे, पनिशमेंट या दंड के रूप में लिए जाएंगे। और इसके बाद जितनी बार वो ये गलती दोहराता है उतनी बार उसे 500 रुपये देना होगा एज ए पनिशमेंट। अगला एक गमोसा शब्द चर्चा में रहा तो हम समझ लेते हैं गमोसा क्या है। तो यह असम राज्य का एक सजावटी डेकोरेटिव कॉटन टॉवेल है। क्या है, कॉटन टॉवेल है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि गमोसा है क्या, तो गमोसा एक प्रकार का सजावटी कॉटन टॉवेल है जिसमें टॉवेल पर जो कि कॉटन का बना होता विभिन्न आकृतियां या डिजाइन या पैटर्न बनाए जाते हैं। अगला है केरल सरकार के अनुरोध पर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, पीछे बता चुके इसके बारे में डिटेल से। तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने कन्वालेसेंस
प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। तो यहाँ हम समझ लेते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। तो प्लाज्मा थेरेपी का मतलब होता है कि खून की प्लाज्मा में पाए जाने वाले एंटीबॉडी के आधार पर शरीर में किसी वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने की प्रक्रिया प्लाज्मा थेरेपी कहलाती है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति ए है जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया और उसके अंदर इम्यून सिस्टम इतना मजबूत था कि वो कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लिया, अर्थात एंटीबॉडी विकसित कर ली और वह व्यक्ति कोरोना वायरस को यानी निजात पा सका। तो ऐसी स्थिति में अगला व्यक्ति बी है, उसमें भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर है कि वह कोरोना वायरस से निपटने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किया क्या जाएगा, जो व्यक्ति ए था जिसने कोरोना वायरस से निजात पा लिया, उसके बॉडी से ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाएगा और उसी को जो व्यक्ति बी है जिसमें कोरोना अभी पॉजिटिव पाया जा रहा उसमें प्रवेश करा दिया जाएगा। इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। तो दूसरा व्यक्ति बी में भी क्या कोरोना के प्रति एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा और कोरोना वायरस धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो ये रही आपकी प्लाज्मा थेरेपी। तो इस थेरेपी में कोरोना से ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा अलग किया जाता और फिर उस प्लाज्मा को जो पॉजिटिव केस जिसमें वायरस के पाए जाते हैं उसके शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है। अगला है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को 2.2 बिलियन या 220 करोड़ रुपये पैकेज देने का ऐलान किया है। तो यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हम जान लेते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या। तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 9 दिसंबर 1966 को कब 19 दिसंबर इसके पहले शायद 9 दिसंबर बोल दिए थे, तो 19 दिसंबर 1966 को 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स फिलीपींस के मनीला शहर में है। इसका उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है। वर्तमान में इसके 68 सदस्य हैं जो कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ साथ विश्व के अन्य क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। इनमें से जो 68 मेंबर हैं ये 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं जबकि 19 अदर क्षेत्र से हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर क्वेश्चन इसमें IAS में पूछा भी गया था कि केवल ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि इसमें केवल एशिया प्रशांत क्षेत्र से शामिल होते हैं मेंबर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम योगदान की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जापान करता है, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे आपका चाइना, नंबर 4 पे इंडिया करता है। इसके अध्यक्ष की बात किया जाए वर्तमान में जो कि जनवरी 2020 में बनाए गए वो हैं आपका मसात्सुगो आसाकावा इसके अध्यक्ष हैं। अगला मशहूर शास्त्रीय गायिका शांति हीरानंद का हाल ही में निधन हो गया। तो ये गज़ल गायिका थी और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु गुरुग्राम में हुई है। तो इन्होंने फैजाबाद की बेगम अख्तर से तालीम या शिक्षा प्राप्त किया था। 2007 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। इन्होंने एक बुक लिखी है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, द बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी। द बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी नामक बुक को भी लिखा है। अगला है बंगाल केमिकल्स व फार्मास्यूटिकल्स। तो बंगाल केमिकल्स व फार्मास्यूटिकल्स से चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में क्या किया गया, इसको लाइसेंस प्रदान कर दिया गया कि वो अत्यधिक मात्रा में हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन नामक दवा जो आमतौर पर मलेरिया के इस्तेमाल में होती थी, किंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग कोरोना वायरस से निपटने के लिए किया जा रहा का अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकती है। तो ये बंगाल केमिकल्स व फार्मास्यूटिकल्स है क्या, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसकी स्थापना 1901 में कोलकाता में की गई थी। तो कब, 1901 में बंगाल के कोलकाता में की गई थी। इसकी स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई। किसके द्वारा, प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा की गई है और इन्हें फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री या भारतीय रसायन का पिता या जनक कहा जाता है। और यह बंगाल केमिकल्स व फार्मास्यूटिकल्स भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। क्या है, भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट में IIT की बात हुई थी। तो अगर पूछा जाए भारत का पहला IIT
कौन स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT खड़गपुर है। कौन? IIT खड़गपुर है। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त होता है। थैंक यू।